बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला जारी है। हंड्रेड इंडेक्स की क्लोजिंग आज फिर नेगेटिव साइड पे हुई। हंड्रेड इंडेक्स 77,940 के लेवल पे बंद हुआ। 291 पॉइंट्स की इसमें कमी देखी गई। मार्केट के आगाज में ही हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी और जो आखिरी टाइम तक जारी रही। इंटरडे हाई हंड्रेड इंडेक्स का 78,500 था और इंटरडे लो 77,908 था। ओवरऑल सेलेक्टेड स्टॉक्स में काम हुआ। रिफाइनरी सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स में हमने लेन देन देखा। मजमूई तौर पे 292 मिलियन शेयर्स का लेन देन हुआ। मार्केट चूंकि ऑल टाइम हाई गई थी, अब प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला जारी, जिसकी वजह से मार्केट नेगेटिव साइड पर मूव हो रही है। इसके अलावा आज एक बड़ी खबर है और वो ये है कि मुल्क भर के तमाम एक्सपोर्टर्स एक बार फिर सर जोड़कर बैठ गए थे और पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मरकजी दफ्तर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मुल्क भर की 22 एक्सपोर्ट एसोसिएशंस के सरबराहान और नुमाइंदगान आज APHMA में वो लिंक थे कॉन्फ्रेंस में और उन सब ने एक ऐलान किया है, अहम ऐलान, और वो ये है कि वो ब्लैक डे बनाएंगे। 2 रोज़ के बाद तमाम एक्सपोर्टर्स इस्लामाबाद में जमा होंगे, एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, ब्लैक डे बनाएंगे और एक दिन एक्सपोर्ट को बंद कर देंगे। उसके बाद हुकूमत अगर उनकी तजावीज़ जो उन्होंने पेश की थी उस पर कोई मुस्बत जवाब नहीं देती, उनको जो फिक्स टैक्स रिजीम में वापस नहीं लाया जाता, जो नॉर्मल टैक्स रिजीम में इस बजट के बाद उनको ले आए हैं, उसके अलावा आप ऑडिट की शिक डाली है, फिक्स चार्जेस हैं, ये तमाम शराइत अगर हुकूमत पूरी नहीं करती तो मुकम्मल तौर पे अपनी फैक्ट्रीज़ को बंद कर देंगे। बहुत बड़ी बात है। एक्सपोर्ट का पहिया मुंजमद हो जाएगा। 30 अरब डॉलर का टारगेट रखा था। बहरहाल हमने 30 अरब डॉलर का टारगेट गुज़िश्ता बजट में अचीव तो नहीं किया, अब 33 अरब डॉलर का रखा है। अगर एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी तो मुल्क नहीं चलेगा। एक्सपोर्टर्स ने मुतालबा किया है कि हुकूमत नज़रसानी करें, जो बजट पेश किया है उसमें तरमीम करें, एक्सपोर्टर्स को रिलीफ दें, जो भारी भरकम टैक्सेस आयद की हैं उनको ख़त्म करें और पुरानी जो पोजीशन है एक्सपोर्टर्स की वो बहाल करें। इस हवाले से हम अपने अपकमिंग सेगमेंट्स में तफसीली बात करेंगे। इसके अलावा शदीद गर्मी है। कराची में पारा इस वक्त 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड पर हैं और KE की हद गर्मी बरकरार है। सनतें और तजारती मराकज़ लोड शेडिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से डूबे हुए हैं। कारोबार मुतासर है, मामूलात ज़िंदगी मुतासर है। KE इंतज़ामिया हर डिस्ट्रिक्ट के हर इलाके में कम से कम 15 से 16 घंटे एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग कर रही है और टेक्निकल फॉल्ट के नाम पे लोगों की ज़िंदगी अजीरन करके रख दी है। कल कराची के अंदर डेड बॉडीज़ मिली और वो डेड बॉडीज़ अक्सर उन इलाकों से है जहाँ पे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शदीद गर्मी है, हीट वेव है, लेकिन उसके बावजूद भी कई घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। जब लोगों की बात होती है, नेशनल इंटरेस्ट और लोगों की बात से बढ़कर तो कोई पॉलिसी नहीं होती। नेपरा मैदान में आए कि इलेक्ट्रिक को बोले कि अपने फीडर्स का मरम्मती काम जो वो कहते हैं उसको जल्द अज जल्द निपटाएं, फीडर्स को बेहतर करें, बोसीदा निज़ाम है। और ये जो PMTs का बहाना करके गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे जारी है, इसको ख़त्म करें। ये नेपरा मैदान में है। जब हम KE इंतजामिया से बात करते हैं तो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। KE के तर्जुमान इमरान हराना, हमने उनको फ़ोन किया, मुतादिद बार न्यूज़ 1 की जानिब से उनको फ़ोन किया गया, उनसे रब्ता किया गया, उनको मैसेज किया गया, उन्होंने कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। क्या वजह है कि इंसान की ज़िंदगी से बढ़कर कोई पॉलिसी है? कोई अगर ऐसी पॉलिसी तो हमें भी बताया जाए। लोग तरामीम कर देते हैं। कोई कुरानी सहीफ़ा तो नहीं है कि इतने बड़े एलानिया लोड शेडिंग का ये दौरानिया 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा वो होना ही होना है। इंसान की ज़िंदगी से बढ़ के कोई पॉलिसी नहीं है। बहरहाल KE की जो कारकर्दगी है उससे तजारती मराकज़ को भी शदीद नुकसान पहुँच रहा है, माली नुकसान पहुँच रहा है, लोगों की ज़िंदगियाँ दांव पे लग गई हैं। कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट हो कराची का, उसमें गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। इसके अलावा बजट में इंश्योरेंस सेक्टर पर क्या असरात मुरतब हुए हैं। बजट को खैर मुस्तरद कर दिया, एक्सपोर्टर ने भी मुस्तरद कर दिया, ताजर बरादरी ने भी मुस्तरद कर दिया। 3,500 अरब रुपए के टैक्सेस आयद किए गए हैं, जिसकी वजह से बिजनेस कम्युनिटी इंतहाई परेशान है और उनका कहना है कि जितने टैक्सेस आयद किए हैं और जो हमारी GDP है, इन दोनों को अगर हम सामने रखेंगे तो अपना टैक्स GDP का जो लेवल है वो इंक्रीज़ नहीं कर सकेंगे। तो इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में क्या नॉन फाइलर और फाइलर किस तरीके से एडजस्ट होंगे, फाइलर ही क्या अब इंश्योरेंस का फ़ायदा उठा सकेगा, नॉन फाइलर का इंश्योरेंस सेक्टर से फ़ायदा नहीं उठा सकेगा, और अगर उठा सकेगा तो कितनी शराइत हैं उसको सामने रख के वो आगे बढ़ेगा। तो इन तमाम पॉइंट्स को हम अपने अपकमिंग सेगमेंट्स में तफसीली डिस्कस करेंगे। या वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं फरहान शौकत, सीईओ हैं पाक कतर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के। बहुत शुक्रिया फरहान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बजट तो पेश हो गया, अभी इसके तमाम नुकात का इम्प्लीमेंट नहीं हो सका है, वो अप्रूव होगा फाइनेंस बिल, उसके बाद ही मामला फाइनल हो सकेंगे। लेकिन जो बजट पेश हुआ है इसको आप किस निगाह से देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सलाम बजट एज पर एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि हमने आईएमएफ प्रोग्राम में जाना है, जी। तो उसके लिए बजट में तो यही होना था कि सब्सिडीज जो हैं वो ख़त्म होनी थी और नए टैक्स लगने थे। तो ऐसा ही हुआ, सब्सिडीज को कम किया और नए टैक्स लगा दिए हैं, तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बजट आया है। कॉर्पोरेट सेक्टर कितनी तकलीफ में मुब्तला हुआ है इस बजट के बाद, क्योंकि सैलरीड क्लास सबसे ज़्यादा टैक्स देती है। अब इस बजट में दोबारा से सैलरीड क्लास पर इतना ज़्यादा बोझ लाद दिया है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर को कहाँ देख रहे हैं? आपकी बात सही है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बात तो बहुत होती है टैक्स बेस बढ़ाने के ऊपर, लेकिन टैक्स बेस को बढ़ाया नहीं जाता, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो लोग टैक्स दे रहे होते हैं वही सफ़र कर रहे होते हैं। अब अगर कॉर्पोरेट की बात करते हैं तो लास्ट ईयर कॉर्पोरेट के ऊपर एक सुपर टैक्स लगाया गया था और उस वक्त सुपर टैक्स यही अज़ीम था कि ये 1 साल के लिए होगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। जी। लेकिन उसको इस बजट में भी कंटिन्यू कर दिया, यानी कि अगर पहले आप 29% टैक्स दो, फिर अगर आपने ज़्यादा कमा लिया तो आप उसके ऊपर सुपर टैक्स दो। आपने और ज़्यादा कमा लिया तो और ज़्यादा सुपर टैक्स दो। तो मतलब जो टैक्स दे रहा है उसी के ऊपर टैक्स बर्डन डाल दिया। सेम वे सैलरी क्लास के साथ है। अब सैलरी क्लास जो है वो ऑलरेडी एक टैक्स देती है, क्योंकि वो एक बाइंड है कि उसका टैक्स बाय डिफॉल्ट बाय विथहोल्ड हो जाता है, एट सोर्स हो जाता है, तो वो जी। टैक्स दे रही है। अब उसी के ऊपर ही टैक्स का बर्डन बढ़ाई जा रहे हैं, मतलब उसकी किसी भी तरीके से अब तक 2.5% हर रेट पे स्लैब पे बढ़ा दिया। अब एक बंदे का 15 से 20 हज़ार का मंथली एवरेज का टैक्स रेट जो है वो टैक्स का अमाउंट जो है वो बढ़ गया, यानी कि आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम होती जा रही है। बिल्कुल। ऑल्दो इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी हम ही बर्दाश्त कर रहे हैं सैलरीड वाले, अगर हम सैलरी की बात करें, और दूसरी तरफ जो है वो टैक्स का जो बर्डन है वो भी सारी क्लास ही बर्दाश्त कर रही है। तो नए एवेन्यूज ढूंढने चाहिए और नए लोगों को टैक्स नेट में लाना चाहिए, तो ही आप इन पे बर्डन कम कर सकेंगे, क्योंकि एक हद है, जब आप एक्सेस टैक्स लगाओगे तो टैक्स एवेजन शुरू हो जाएगी। तो हमें उस नहज पे नहीं लाना चाहिए कि लोग टैक्स को इवेट करना शुरू कर दें। तो उससे बेहतर यह है कि हम नए लोगों को टैक्स नेट में ले आएं, ताकि ये जो है इस सारा बर्डन जो है वो इक्वली शेयर करें, सारे लोग, पूरी इकॉनमी शेयर करें। अच्छा फरहान साहब, ये बताएं कि अब 3,500 अरब रुपए के टैक्सेस आयद किए गए हैं इस बजट में। गुज़िश्ता बजट जी। में 9,400 अरब रुपए का टैक्स टारगेट रखा था, वो हम अचीव नहीं कर पाए, लेकिन काफ़ी करीब थे। इस दफ़ा अप्रॉक्सीमेटली 13,000 अरब रुपए यानी 12,700 अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन का टारगेट रखा है। अब जब कॉर्पोरेट सेक्टर पे इतना बोझ लाद देंगे, जो पहले ही इतना ज़्यादा टैक्स दे रही है, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर को आपने रिलीफ दे दिया, रिटेलर्स और होलसेलर्स पर आपने उस हिसाब से टैक्स आयद नहीं किया जिस हिसाब से करना चाहिए, तो फिर कलेक्शन कहाँ से होगी? जब परफॉर्मेंस नहीं आएगी, इंडस्ट्रीज काम नहीं करेंगी, एक्सपोर्टर भी परेशान है, तो हमारा मुल्क कैसे चलेगा? कलेक्शन तो होगी। देखें, लास्ट ईयर से भी जो टारगेट है वो कितना नैरोली एस्केप हुआ है, कोई इतना ज़्यादा तो फर्क नहीं आया। जी। और इस बार जो इन्होंने डाला है, टैक्स बढ़ाया है, तो उसमें देखें ना, पेट्रोल के ऊपर लेवी बढ़ा रहे हैं, 20 ये रुपए ऐसी फी चीज़ें लीटर। जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली टैक्स तो जमा हो ही जाएगा। लेकिन मैं फिर फरहान साहब, पुराने पॉइंट हमारी पे जीडीपी जो है वो 2% से भी कम है इस वक्त, और हम 13% जीडीपी का ख्वाब देख रहे हैं टैक्स की। तो क्या हम अचीव कर पाएंगे? क्या हम बैलेंस कर पाएंगे? आप 13% इंक्रीज की बात कर रहे हो टैक्स में, ये प्रॉब्लम है। बहुत सारी चीजें हैं। अभी स्टेट बैंक से जो अर्निंग का बोल है कि इतनी अर्निंग वहां से हो जाएगी, जब हम डिक्लाइनिंग रेट की तरफ जा रहे हैं, आगे इंटरेस्ट रेट हमारे कम हो रहे हैं, तो मुझे तो इस पे भी डाउट है कि वो स्टेट बैंक वो इनकम दे पाएगा जो कि उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीजें कुछ हैं इसके अंदर, चीजें जो कि बाद में जाके शायद एडजस्ट ही होंगी, मतलब अच्छा वो इंश्योरेंस अल्टीमेटली वो अच्छा टारगेट पूरा नहीं होगा। इंश्योरेंस आपकी बात सही है। सेक्टर की भी मैं बात कर लेता हूं। अब इंश्योरेंस सेक्टर को अगर मैं सामने रखता हूं, तो इस बजट के बाद इंश्योरेंस सेक्टर कहां खड़ा है? क्या नॉन फाइलर इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस सेक्टर से फायदा हासिल कर सकेगा, या सिर्फ फाइलर ही लेगा? और इंश्योरेंस लेने के ऊपर क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है? नहीं। नहीं, इंश्योरेंस में फॉर्चुनेटली कह लें कि कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं आई, जी। कोई नई चेंज नहीं आई। इंश्योरेंस सेक्टर को जो है अभी फ़िलहाल कोई ऐसी उसमें नहीं है चेंज जिससे इंश्योरेंस सेक्टर को डायरेक्टली इम्पैक्ट हो। तो जो फाइलर और नॉन फाइलर की चीज़ें हैं वो दीगर एरियाज़ में तो हुई हैं, जैसे ट्रैवलिंग के अंदर है जी। या ये मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर है। तो फॉर्चुनेटली इंश्योरेंस में ऐसा नहीं हुआ। वैसे भी एक बेसिक चीज़ है तकाफुल कवरेज या इंश्योरेंस कवरेज, तो मेरे ख्याल में
इसको थोड़ा सा ओपन ही रहना चाहिए, ताकि ये कि क्योंकि ये सेक्टर यानी वैसे भी नॉन फाइलर भी अंडरडेवलप्ड पाकिस्तान में। फायदा हासिल कर सकता है इंश्योरेंस सेक्टर से जी, और जी, फाइलर जी, भी कर जी, सकता है। बेसिक चीज तो देखें, yes, जी। बिजली भी है, पानी भी है, गैस भी है, वो तीनों में मैसर नहीं है कि इलेक्ट्रिक ना हमें बिजली देता है, वाटर बोर्ड ना पानी देता है और एसएचजीसी ना हमें गैस देती है। तो बेसिक चीजें तो बहुत सारी हैं, लेकिन फाइलर और नॉन फाइलर इंश्योरेंस सेक्टर से फायदा हासिल कर सकता है इस बजट के बाद। ये बात दुरुस्त है? जी, हाँ, उसमें कोई ऐसा अभी इम्पेडिमेंट नहीं है कि वो ना कर सके। बहुत शुक्रिया फरहान चौका साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कॉर्पोरेट सेक्टर पर मजीद टैक्सों का बोझ लाद दिया गया है। सबसे ज्यादा यानी होलसेलर, रिटेलर और एक्सपोर्टर से ज्यादा सैलरीड क्लास एक साल में टैक्स देती है हुकूमत को, लेकिन उसके बावजूद भी सैलरीड क्लास की जो सैलरी इनकम है उसकी टैक्स की शरह में इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से सैलरीड क्लास इंतहाई तजब्जुब का शिकार है। जाहिर सी बात है, कम से कम तनख्वाह आपने 37,000 रुपये तो मुकर्रर कर दी, लेकिन फैक्ट्री मालिक कैसे अपने मजदूर को 37,000 रुपये 37,000 रुपीज़ मजदूरी देगा? वो 32,000 रुपये नहीं दे रहा जो गुज़िश्ता बजट में ऐलान किया था। तो किस तरीके से सर्वाइव होगी इंडस्ट्रीज़, कॉर्पोरेट सेक्टर, कंपनीज़? क्या आपने सामने रखकर ये बजट बनाया है? सियासी जमातों को आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया, बिजनेस कम्युनिटी को आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया, एक्सपोर्टर्स को आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया, लोकल मैन्युफैक्चरर्स को आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया। किसके कहने पर आपने ये बजट बनाया? जाहिर सी बात है, सबको मालूम है कि आईएमएफ की ईमा पर ये बजट बनाया, लेकिन आईएमएफ के सामने अगर हम लोग होमवर्क करके जाते और उनके सामने हम तमाम हकाइक रखते कि ये लोग हैं, ये सेक्टर्स हैं जो टैक्स नहीं दे रहे, एग्रीकल्चर सेक्टर जिस पर हमें टैक्स लगाना चाहिए, रियल एस्टेट सेक्टर में ब्लैक मनी पार्क होता है सबसे ज़्यादा, इस पर टैक्स लगाएं, जो टैक्स देता है सैलरीड के लाख उसको रिलीफ दें, टैक्स स्लैब 6 लाख से बढ़ा के 12 लाख कर देते। OICCI ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुतालबा भी किया था, लेकिन उसके बावजूद इस मुतालबे को रद्द किया गया। ये तमाम हकाइक थे, अगर ये सामने रखे जाते तो यकीनन आईएमएफ इस बात को समझता। जाहिर सी बात है, जब हमारी इनकम होगी, हम डॉलर्स कमाएंगे तो हमारा फिस्कल डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट बेहतर होगा। जब हम डॉलर्स कमाएंगे तो डॉलर्स दे सकेंगे। बहरहाल ये तमाम प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही हैं बजट पेश करने के बाद। हर सेक्टर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा है और बजट को मुस्तरद कर रहा है। आज एक्सपोर्टर्स ने भी बजट को मुस्तरद कर दिया, कल भी किया था, आइंदा वाले दिनों में एहतजाज भी करेंगे। ऊपर से कराची में इलेक्ट्रिक की हटदर्मी बरकरार है, घरों में गैर एलानी और एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सैलरीड क्लास और कॉर्पोरेट सेक्टर की आपने दुआइयाँ भी सुन ली, आइंदा वाले दिनों में मजीद चैलेंजेस बढ़ेंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सदर ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर। बहुत शुक्रिया टी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया कि इलेक्ट्रिक की बेहिसी उरूज पर है, मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गई है, ताजिर बरादी शदीद गम गुस्से में है, तजारती मराकज़ में कई घंटों की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। क्या कहेंगे इस पर? मैं समझता हूँ कि आज के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी के हाथों इस शहर का जो हाल है उसकी जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक तो है ही, उस पर तो हम डालते हैं, लेकिन वो लोग, वो मुख्तदिर हल्के जिनका टेंटवा दबाकर के इलेक्ट्रिक के ठेकेदार ने 20 साल के लिए ये तौक हमारी गर्दन में दोबारा से पहना दी कि इलेक्ट्रिक की गुज़िश्ता कारकर्दगी की बुनियाद पर वायदे की तजदीद कतन ये अच्छा फैसला नहीं था। आज आप देख लें कि इलेक्ट्रिक, चूंकि ये एक कंधा है उन तमाम माफियाज का जो पावर्स के जरिए, जो एनर्जी के जरिए बेनिफिशरी हैं, वो कि इलेक्ट्रिक तो समझें एक ऐसे गधे का किरदार अदा कर रही है जिसने बोझ लादा हुआ है, हर महकमा उस पर अपना बोझ लाद देता है। और ये अलग बात है कि वो भी दुलतियां मारता है कि इलेक्ट्रिक मुबर्रा नहीं है इन तमाम चीजों से, लेकिन ये हकीकत है कि जो मौजूदा कारकर्दगी मैं चंद रोज पे देख रहा हूँ उसमें लोड शेडिंग से पूरा शहर, मैं जिससे मिलता हूँ मार्केटों में, जिसको देखता हूँ, उसका सुता हुआ चेहरा, बोझल आंखें, एक अजीब कैफियत है। रात भर जागे हैं, ठीक रात 11 बजे 12 बजे लाइट चली जाती है, सुबह फजर तक लाइट नहीं होती, 2 घंटे के लिए लाइट आती है फिर चली जाती है, पानी दस्तयाब नहीं है गरीब बस्तियों में। आप देखें ये कितनी अमवात है, इंतहा है। अगर ये 2 रोज में जो अमवात हो रही है, ये हीट वेव की वजह से लोगों की अमवात की जो खबर है, मैं कहता हूँ कि दुनिया में कहीं ये होता
तो एक हंगामा बर्पा हो जाता। लेकिन आप देखिए, ना के इलेक्ट्रिक को कोई उसका असर है, ना उन लोगों को जिन्होंने ये तौक हमारी गर्दन में पहनाया। आपको नहीं लगता कि नेपरा के ऊपर भी एक बहुत अहम जिम्मेदारी आयद होती है कि नेपरा कोई ऐसी नेशनल इंटरेस्ट पॉलिसी फौरी तौर पे लेकर आए और के इलेक्ट्रिक को पाबंद करे कि वो रिहायशी इलाके हो या तिजारती इलाके हो, वहां पर हीट वेव को सामने रखते हुए कम से कम एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग ना करे, क्योंकि इंसानों की जिंदगियां बहुत अहमियत रखती ऐसी बात कर रहे हैं कि नेपरा क्यों करेगी ऐसा? नेपरा की तो मां मर जाएगी अगर वो के इलेक्ट्रिक पे कोई हाथ डाले, इसलिए कि नेपरा को जितने बेनिफिट्स हैं, नेपरा में बैठे हुए लोगों को जितना इस एनर्जी क्राइसिस में फायदा है, जितना कीमतों के बढ़ने में फायदा है, जितना इस पर ये एनर्जी में जितनी करप्शन है, इसमें बाकायदा नेपरा शामिल है। तो नेपरा क्यों चाहेगा? डाकू चाहेगा कि दूसरे डाकू पे हाथ डाले। तो अब करेंगे क्या? मतलब ये तो लोगों को अजियत में मुब्तला करते रहेंगे। एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग का नाम लेकर फीडर स्ट्रिप हो गए, मरम्मती काम के हवाले से ये लोगों को परेशान करते रहेंगे। 12-12, 14-14, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, तो कारोबार कैसे करेंगे आप लोग? जनाब साहब, मैं गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से एक बात कह रहा हूँ जी। जब तक के इलेक्ट्रिक के निर्ख, बिजली के निर्ख मुल्क में, कि इलेक्ट्रिक या मुल्क भर में बिजली के निर्ख अवाम की इस्तात के मुताबिक नहीं होते, अवाम की ताकत के मुताबिक नहीं होते, मुमकिन नहीं है कि ये मसला कभी हल हो। ये तय दर तय, अब इसमें आप नाम लेते हैं IMF का, लेकिन मुमकिन है आप IMF को तो अपने सूद की रकम चाहिए, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं किसी और सिलसिले में भी। बिजली का बिल ही क्यों, बिजली के बिल में जब आप उसे शामिल करते हैं तो बहुत बड़ा तबका, कितना नुकसान हो रहा है कराची के ताजिरों को, कराची की मईशत को, केई की जानिब से कितना नुकसान हो रहा है? मार्केटों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सन्नाटे हैं, जैसे सांप सूंघ गया, जैसे कोई जादू कर गया। मायूस चेहरे आपको मार्केटों में बैठे नजर आएंगे, सख्त गर्मी में पंखे चल नहीं रहे। नुकसान कितना हो रहा है अंदाजे के मुताबिक इस तवील एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग से? केई की जानिब से कितना नुकसान पहुंच चुका है आप लोगों को? मैं समझता हूँ इसका कोई तखमीना आप लगा नहीं सकते। कराची में एक दिन का कारोबार ना हो तो 3-3.5 से 4 अरब तो ये कम से कम नुकसान है। तो अंदाजा कीजिए कि महीना हो चला इस लोड शेडिंग और उसके नतीजे में नुकसान का। तो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ क्या एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी तिजारती तंजीमें, ताजे तंजीमें? क्या दोबारा से एक प्लेटफॉर्म पे जमा होंगी? जो आप लोग मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम है, क्या वो अब नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए एक जगह पे जमा होंगे और केई के खिलाफ कोई एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे, या फिर केई इंतजामिया से रब्ता करेंगे आप लोग कि खुदारा एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बंद करें? ना कारोबार हो रहा है, ना लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं, लोग मर रहे हैं हीट वेव की वजह से, और जिनके इंतकाल हो रहे हैं तो ये हमारे जराए बताते हैं कि जिनकी जो डेड बॉडीज आ रही हैं वो ज्यादातर उन इलाकों से जहाँ पे तवील लोड शेडिंग हो रही है, क्योंकि पानी का निजाम भी मुकम्मल तौर पे तरसील का दरम बरम हो गया है। क्या कुछ करने जा रहे हैं ऐसा? देखिए, इस वक्त हालात ने मजबूर कर दिया कि हर तबका उठ खड़ा हुआ। मैं समझता हूँ जितनी भी इस वक्त जमाते हैं, तिजारती भी, गैर तिजारती भी, सियासी भी, आम लोग भी, मोहल्लों की कमेटियां भी, सब इस वक्त शामिल एहतजाज होना चाहती हैं। और कई लोग आप देखिए लियारी में लोग उठ खड़े हुए, उसके अलावा कई इलाके दीगर वहाँ लोग बाहर निकले। ये फिर एक दूसरे की तरकीब बनते हैं। लोग समझते हैं कि अब सड़कों पे आना ही इसका हल है। इस वक्त इस नविश्ता दीवार को हुकूमत को चाहिए कि वो इसका नोटिस ले और जो फौरी तौर पे काम हो सकता है, असर-ए-नौ कश्मीर की तर्ज पर कराची या मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बिजली के नाकाबिले बर्दाश्त निर्ख पर नजर सानी की जाए। बेजा टैक्सेस जो इसमें बिला सोचे समझे बिलों में शामिल किए जा रहे हैं, वो फौरी तौर पर उनमें कमी की जाए। बिजली के बिल को एक तवानाई का बिल रहने दिया जाए, लोगों के लिए सुहाने रूह ना बनाया जाए। नहीं, नेपरा और केई के खिलाफ क्या आप लोग एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, या फिर केई इंतजामिया से मुज़ाकरात करेंगे, उनको बताएंगे, उनको रियलिटी? वैसे तो उन्हें सब कुछ पता है हमसे ज्यादा, लेकिन क्या दोनों सूरतों में कोई एक सूरत अपनाएंगे? देखिए, इसमें रास्ता एहतजाज की तरफ जा रहा है और इसके लिए आप अगले चंद दिनों में, हफ्तों में भी नहीं, चंद दिनों में आप देखेंगे एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की सड़कों पे होगी। अगर ये अनारकी फैलती है,
अगर लोग काबू से बाहर होते हैं, अगर इससे इमलाक को नुकसान पहुंचता है, तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी नेपरा के इलेक्ट्रिक और हुकूमत होगी। अच्छा अतीक साहब, हम मीडिया वाले जब के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया से रब्ता करते हैं, इमरान राना की के तर्जुमान हैं, उनकी फुटेज भी यकीनन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो वो तो हमारा फ़ोन नहीं उठाते, ना हमारे मैसेजेस का जवाब देते हैं। हम मुतअद्दिद बार उन्हें फ़ोन करते हैं, इमरान राना की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तो कई इंतजामिया मीडिया को तो रिस्पॉन्स नहीं देती, तो आप लोग तो तिजारती तंजीमें हैं, आप लोगों से बड़ी रिकवरी होती है, तो क्या आप लोगों का फ़ोन उठाती है इंतजामिया, कुछ आप लोगों से बात करती है, आप लोगों की दुहाइयाँ सुनकर कुछ दिलासे देती है? देखिए, गुज़िश्ता दिनों जो मुलाकातें हुई भी जी के इलेक्ट्रिक के जिम्मेदारान से, तो हमने उन्हें बेबस पाया। उनके बस की बात नहीं है। वो ये गेंद हुकूमत की कोर्ट में फेंकते हैं। वो कहते हैं इसमें हमारा कसूर नहीं है। ये बेइंतहा जो टैक्सों की जो एक लिस्ट है पूरी। टैक्सेस का तो मामला अलग है ना, एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग, फीडर्स का जो बोसीदा निज़ाम है जो बार बार ट्रिप हो जाता है, और फिर दूसरों के नुकसानात और रिकवरी के जो मामलात हैं वो देने वाले पे डाल दिए जाते हैं। इस हवाले से के इलेक्ट्रिक का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, के इलेक्ट्रिक इस वक्त कहीं पर भी ये बयान नहीं आया कि उसके पास या तो तवानाई की कमी है, बिल्कुल, या कहीं उसके फीडर्स ट्रिप हो गए, या उसकी कहीं मैनेजमेंट फेल हो गई है, या उसका कोई निज़ाम सप्लाई का कहीं पर भी नाकाम है। ये बात सिर्फ के इलेक्ट्रिक का लोड शेडिंग में एक ही मौक़िफ़ सामने आता है कि इलाके में बिलिंग चूंकि मायूस कुन हद तक कम है, लोग कुंडा लगाते हैं, बिल नहीं देते। आप देखें पिछले दिनों हुकूमत में शामिल जमातें भी सामने आई थी, जिसमें पीपल्स पार्टी ने भी सीना ठोक के सामने आई। लेकिन जब के इलेक्ट्रिक ने उससे कहा कि ये हुकूमत सिंध की जानिब हमारे अरबों रुपए बाकी हैं, आप यही अदा कर दें, तो वो भी पीछे हट गए, उनकी आवाज़ भी खामोश हो गई। तो के इलेक्ट्रिक के सामने कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। उसका कुछ मौक़िफ़ के इलेक्ट्रिक के दुरुस्त भी हैं और कुछ गलत भी हैं। कुछ गलत भी हैं, कुछ दुरुस्त भी हैं। के इलेक्ट्रिक के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। अतीक साहब, क्या रियासत से बढ़कर है के इलेक्ट्रिक? मैं ये बात पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि जो के इलेक्ट्रिक का ठेकेदार है बैनुल अक़वामी, वो रियासत से ज्यादा ताकतवर है। बहुत शुक्रिया अतीक साहब, आपने अब तक कीमती वक्त दिया। के इलेक्ट्रिक कहती है कि कराची में 71% इलाके लोड शेडिंग फ्री हैं, जो सरासर गलत है। कराची के अंदर मुतादिद इलाके, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो मुतादिद इलाके हैं, वो कई घंटों की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का शिकार हैं। 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, एलानिया और गैर एलानिया। लोग तड़प रहे हैं, बूढ़े, बच्चे, ख़वातीन तड़प रहे हैं अपने घरों में, मरीज तड़प रहे हैं। और ये कोई आसमानी सहीफ़ा तो है नहीं कि लोड शेडिंग का ये टाइम है, गैर एलानिया लोड शेडिंग का ये टाइम है। फीडर्स ट्रिप हो जाते हैं तो फिक्स 2 घंटे के लिए ट्रिप होते हैं। मरम्मती काम हो रहा है तो चंद घंटों में सही नहीं होगा, वो फिक्स 1 घंटे में सही होगा। ये कहाँ, ये आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? एहलियान कराची जो के इलेक्ट्रिक की सबसे ज़्यादा जो बिल पे करता है, उसमें अगर 70-80% भी बिलिंग हो रही है कि इलेक्ट्रिक को सार्फिन से, तो उन इलाकों में जहाँ पे 20% जहाँ पे रिकवरी नहीं हो रही, आप वहाँ पर कोई मैकेनिज्म बनाए। लेकिन वो मैकेनिज्म भी उस वक्त बनाए जब हीट वेव ना हो। हीट वेव में तो पॉलिसियाँ तब्दील हो जाती हैं, लोग मर रहे हैं। ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे लोगों को रिलीफ मिल जाए। आप देख रहे हैं 45, 46, 47 डिग्री सेंटीग्रेड है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे और घरों के अंदर बिजली नहीं है। बहुत पेचीदा सूरत हाल हो गई है, लोगों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज शुरू हो गए हैं। के इलेक्ट्रिक की टीमें इलाकों में दाखिल नहीं हो पा रही हैं, उनकी गाड़ियों पे हमले हो रहे हैं। और फिर के इलेक्ट्रिक कहती है कि हम FIR कटवाएंगे, लाइन लॉसेज हो रहे हैं। जब आप अपने सार्फिन को रिलीफ नहीं देंगे तो फिर ऐसे मसाइल का आपको सामना करना पड़ेगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बाबर खान। बहुत शुक्रिया बाबर साहब, आप तब तक कीमती वक्त दिया। मुल्क भर के एक्सपोर्टर्स ने एक बार फिर बजट को मुस्तरद कर दिया और सर जोड़कर बैठ गए हैं और ब्लैक डे बनाने का ऐलान कर दिया है। क्या ब्लैक डे है, क्या करने जा रहे हैं, क्या ऐलान पूरा हो पाएगा? आप लोगों का कितना प्रेशर आ रहा है आप लोगों पर, और हुकूमत के ऊपर आप लोगों ने कितना प्रेशर दे दिया है?
जी, बिस्मिल्लाह नहीं, शुक्रिया आपने हमें मौका दिया। जी बात यह है कि आज हमारी एसोसिएशन पीएचएम में पाकिस्तान हौजी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के सेंट्रल ऑफिस में मुल्क की तमाम टेक्सटाइल, मीट एक्सपोर्टर्स, कारपेट एक्सपोर्टर्स, वेजिटेबल फ्रूट एक्सपोर्टर्स, जी सब एक्सपोर्ट एसोसिएशन, जितनी एक्सपोर्ट से रिलेटेड एसोसिएशन, सब ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें हुकूमत से मुताबिक दिया है कि जो बजट में जो जो इन्होंने टैक्सेस लगाए हैं, इसको खत्म किया जाए। जो इन्होंने एक्सपोर्ट सेक्टर को एफटीआर से निकाल के एनटीआर में किया गया है, उसके खिलाफ एहतजाज था, क्योंकि इससे मुल्क को रेवेन्यू तो जनरेट नहीं होगा। जी एफपीआर के लोगों का कंट्रोल जो है जो हमारे एक्सपोर्टर से बढ़ जाएगा और वो उनको ब्लैकमेल करेंगे और रिश्वतें लेंगे और इससे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, फायदा कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट समझती है कि इससे टैक्स बढ़ जाएगा। एक्सपोर्टर्स पहले ही अच्छा खासा टैक्स दे रहे हैं, जो कोई 25-29% टैक्स बनता है टोटल में, मगर ये कि अब इसके बाद आप मजीद उनको अगर निचोड़ेंगे तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो जाएगी, जिससे वो कम्पीट नहीं कर सकेंगे, जो अभी भी नहीं कम्पीट कर पा रहे हैं बांग्लादेश और चाइना, इंडिया और कम्बोडिया और वियतनाम से। तो अब हमने ऐलान किया है कि अगर ये गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दाम वापस नहीं लिए गए, जिससे जो एक्सपोर्ट को कर्ब करेंगे, तो हम फिर जो है 2 दिन बाद इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर एक्सपोर्ट का ब्लैक डे मनाएंगे। हम ब्लैक डे मनाएंगे, उस दिन कोई एक्सपोर्ट नहीं होगी पूरे मुल्क से, किसी भी किस्म की, ना सही। फ्रूट एक्सपोर्ट होंगे, ना कारपेट, ना टेक्सटाइल, कोई एक्सपोर्ट नहीं होगी। और उसके बाद फिर हम इसको मजीद बढ़ाएंगे। हो सकता है कि लोग जो टोटल क्लोज डाउन पे चले जाएं, क्योंकि इस तरह से बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा कि जिसमें आप एक करप्ट अदारे को, एफबीआर को जो है लोगों को मुसलत कर दें और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ रिश्वत कमाना हो, रेवेन्यू जनरेट करना ना हो। रेवेन्यू जनरेट करने के नाम पर रिश्वत कमाना उनका मकसद है। तो हम उनको जो कहते हैं, मेरा ख्याल है कि इसको हम अपोज करते रहेंगे जब तक ये खत्म नहीं होता। अच्छा बाबर साहब, आपने कहा एक दिन आप मुकम्मल तौर पे एक्सपोर्ट को बंद रखेंगे, ब्लैक डे बनाएंगे आप लोग, तो एक दिन अगर एक्सपोर्ट बंद होती है तो उससे मुल्क के खजाने को कितना नुकसान होगा? देखिए, मुल्क के खजाने को नुकसान होगा बिलियंस की मद में। ज़रा एक्सपोर्ट रुक जाएगी तो बिलियंस और रुपीस की एक्सपोर्ट नहीं हो सकेगी, किसी भी कम्युनिटी की एक्सपोर्ट नहीं होगी। तो हम ये नहीं चाहते कि मुल्क को नुकसान हो, हम तो चाहते हैं मुल्क में रेवेन्यू आए। हम तो चाहते हैं आप गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को इतना फैसिलिटेट करे कि वो जो पड़ोसी ममालिक से कम्पीट कर सके। जी। हम तो नहीं चाहते, मगर मजबूरी हम ये नहीं चाहते कि हमारे एक्सपोर्टर्स, हमारे मेंबर्स जो है एफबीआर के हाथों परेशान हो, वो उनको ब्लैकमेल करते रहे, उनको जो नुकसान पहुंचाते रहे और मुल्क को फायदा ना हो। अच्छा हम चाहते हैं बाबर कि साहब, मुल्क ये का- बताएं कि दुनिया भर में एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटीज दी जाती हैं, लेकिन एक्सपोर्टर्स टैक्स देते हैं, कंसर्न अथॉरिटीज से राब्ते में भी रहते हैं, ऑडिट भी कराते हैं, तो आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर हुकूमत ने कहा है कि आप लोग एफबीआर से राब्ते में रहें तो आप ऑडिट करा लीजिए, टैक्स तो आप लोग ऑलरेडी दे रहे हैं। अगर हुकूमत कह रही है कि जैसे कि आप हुकूमत ने आपको तजावीज़ दी है कि थोड़ा सा हम टैक्स बढ़ा देते हैं, तो आप टैक्स बढ़ा दें, थोड़ा सा दे दें उनको, तो नहीं, मसला क्या हुकूमत है? ये नहीं कह रही। हुकूमत ये कह रही है कि अभी हम 1% फिक्स टैक्स देते हैं अपने टोटल टर्नओवर के ऊपर, जी। उसको एडवांस टैक्स में 1% और लगा के फिर जो कहते हैं हमें नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले आए, और सही। जिसमें जो कहते हैं एफबीआर के लोग ऑडिट करेंगे। आप देखें अभी भी यानी 90 से आपका ऑडिट 90 होगा, इनकम टैक्स जो आपकी जो इनकम आएगी उसके ऊपर इनकम टैक्स लागू होगा, और फिर अगर इनकम ज्यादा तो बस ऊपर टैक्स में आ जाएंगे। देखिए, इनकम टैक्स देने पे किसी को परेशानी नहीं है, ठीक जी। है। इनकम टैक्स अभी भी दे रहे हैं। परेशानी इस बात पर है कि जो एफबीआर के जो इदारे हैं, वो 98% उनके जो कहते हैं नोटिस आते हैं, वो जाली होते हैं। वो आपकी कोई भी चीज को पकड़ के नोटिस देते हैं और फिर उसको रिमूव करने के पैसे लेते हैं, रिश्वत यानी लेते हैं। नॉर्मल टैक्स रिजीम से निकल के फिक्स टैक्स रिजीम में जो पुरानी सूरत हाल है वो बहाल चाह रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, हम वही चाहते हैं जो जैसा है वैसे ही होना चाहिए, और ताकि जो है ना एक्सपोर्टर्स जो है ना अपने काम पे तवज्जो दें, एक्सपोर्ट पे तवज्जो दें, ना कि जो है एफबीआई के चक्कर लगाते रहें। अच्छा, अगर हुकूमत आपकी मुतालबात नहीं मानती, ब्लैक डे बनाने के बाद भी हुकूमत टस से मस नहीं होती, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग इस्लामाबाद में करने जा रहे हैं, उसका भी कोई मुस्बत असर हुकूमत पे नहीं पड़ता, एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे, उसका भी कोई असर नहीं पड़ता, और बजट अप्रूव हो जाता है और तमाम बजट के नुकात इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे? सनतें बंद कर देंगे क्या? देखिए, इसमें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। देखिए, इतनी कॉस्ट ऑफ, देखिए असल में एक्सपोर्ट जो है कंपटीशन है, आपका बांग्लादेश से कंपटीशन है, आपका इंडिया से कंपटीशन। जब आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी जी। तो आप खुद ब खुद आउट होना शुरू हो जाएंगे, और लोग जो है फिर कहेंगे पैसे इस बिजनेस में लगाने के बजाय फिर बैंकों में पैसे रखते हैं, इससे ज्यादा पैसे तो बैंकों में जो कहते हैं मुनाफा मिल जाएगा उनको।
तो वो क्यों जो कहते हैं इस चक्कर में पड़ेंगे। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी तमाम एक्सपोर्टर्स को जमा किया और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। सियालकोट, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, लाहौर, तमाम एक्सपोर्टर्स जो थे उनके साथ ऑनलाइन शरीक थे। आप लोगों ने भी यही किया। सियालकोट, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, सबके एक्सपोर्टर्स को आप लोगों ने भी जमा किया। हुकूमत ने राब्ता किया, इतने एक्सपोर्टर जमा होने के बावजूद भी हुकूमत राब्ते में नहीं आ रही, तो फिर अब क्या करेंगे, कौन सा फाइनल स्टेप उठाएंगे? नहीं, हुकूमत देखिए, हुकूमत राब्ते में आएगी इंशाल्लाह, और हुकूमत को समझना पड़ेगा क्योंकि ये मुल्क की किसी मफाद मिनिस्ट्री की ने बात आपसे है। राब्ता नहीं किया? किसी मिनिस्ट्री ने नहीं किया? अभी मेरे ख्याल है हमारे जो सीनियर लोग हैं उनसे मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री ने राब्ता किया है। सही। बातचीत शुरू हो गई है और वो शुरू होगी। अगर नहीं होगी तो हम इंतजार करते रहेंगे जब तक के जो कहते हैं मसला हल नहीं होता। यानी यकुम जुलाई से, यकुम अगस्त से आप लोग कह रहे हैं कि सनतें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी? देखिए, जाहिर है जब आप कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे, आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगी, तो आपको ऑर्डर ही नहीं मिलेंगे। तो फिर जाहिर, जब ऑर्डर नहीं मिलेंगे तो आपका आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बाबा साहब, आप तब तक कीमती वक्त दिया। एक्सपोर्टर्स सर जोड़कर बैठ गए हैं, एक्सपोर्ट पर टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं। अच्छा, सबसे बड़ा मसला ये है कि फिक्स टैक्स रिजीम के अंदर एक्सपोर्टर बड़े फायदे में थे। उनको किसी को रिपोर्ट नहीं करना होता था, किसी डिपार्टमेंट के पास नहीं जाना होता था, फैसिलिटीज थी उनके पास। अब नॉर्मल टैक्स रिजीम में डाल दिया, यानी फिक्स टैक्स रिजीम से निकाल के नॉर्मल टैक्स रिजीम में डाल दिया। इट मींस ये कि अब एफबीआर से लिंक हो गया है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्टर अब एफबीआर को रिपोर्ट करेगा। एफबीआर अगर कोई नोटिस भेजता है तो एक्सपोर्टर उसको जवाब भी देगा, इनका ऑडिट भी होगा। ईएफएस के हवाले से भी बातचीत चल रही है, फिक्स चार्जेस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर नॉर्मल टैक्स रिजीम में क्यों डाला, फिक्स टैक्स रिजीम से निकाल कर इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एफबीआर के रवैये से बहुत ज़्यादा नाला है एक्सपोर्टर्स। तो ये तमाम पॉइंट्स को गैदर करके ये लोग 2 दिन के बाद अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे बजरिया न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उसके बाद फिर ये अपने एहतजाज के दायरा कार वसी करेंगे और फिर इनका कहना है कि अगर हुकूमत ने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उम्मीद है इनको मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने इनसे रब्ता कर लिया, लेकिन बहरहाल अगर हुकूमत इनके तमाम जायज़ मुतालबात को पूरा नहीं करती तो यकीनन फिर मुल्क में इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, जो कि वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही हैं। $30 अरब का हमने गुज़िश्ता साल एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव नहीं किया था, तो यह अलार्मिंग सिचुएशन है। इस हवाले से यकीनन हुकूमत इनके एहतजाज के बाद कोई ना कोई टेबल टॉक करेगी और बीच का रास्ता निकालेगी। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।